हमने देखे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल का मेन ड्रॉबैक क्या था। तो उसने बताया कि जो एटम होता है स्फेरिकल होता है और चार्ज उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी पूरे स्फीयर में चार्ज होता है, ऐसा उसने कहा था। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स जैसे किसी फ्रूट में सीड्स एम्बेडेड रहती है, भरी रहती है, उसी तरह से वो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ऐसा कहा था। लेकिन इस मॉडल में काफी ड्रॉबैक्स हैं। तो वो ये ड्रॉबैक रिमूव करने वाला कौन था? रुदरफोर्ड। तो रुदरफोर्ड ने अब कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और उससे उसको क्या कंक्लूजन्स मिले, ताकि वो कंक्लूजन्स यानी उसका मॉडल बन गया। दैट वी हैव टू सी रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। लेकिन इस मॉडल की तरफ आने के पहले हम थोड़ी सी उस मॉडल के लिए लगने वाली प्रिलिमिनरी कंसेप्ट देखते हैं। क्या कंसेप्ट है वह? तो सबसे पहले रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं क्या? हालांकि इस चैप्टर में इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में काफी डिटेल में अपने को देखना है, लेकिन टाइम बीइंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन द सेंस जितने भी एलिमेंट्स अपने यूनिवर्स में है उनमें से जो हेवी एलिमेंट्स है, यूरेनियम के बाद आने वाले एलिमेंट्स, हेवी एलिमेंट्स, उनके एटम्स हेवी होते हैं, उनको कहते हैं हेवी एलिमेंट्स। तो वो हेवी एलिमेंट्स के न्यूक्लियस से कुछ एनर्जेटिक पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। उनमें से एक है अल्फा नाम का पार्टिकल, दूसरा बीटा नाम का पार्टिकल न्यूक्लियस से निकलते हैं, और गामा रेज करके निकलते हैं। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेज कहां से निकलते हैं? ये उन हेवी एटम के, हेवी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियाई से बाहर निकलती है, अपने आप, बिना कुछ किए। इस प्रोसेस को कहा जाता है रेडियो एक्टिविटी। और जो एलिमेंट में ये फेनोमेनन, ये प्रोसेस देखी जाती है, दैट दो एलिमेंट्स आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब सबसे पहले अल्फा पार्टिकल यानी क्या? अल्फा पार्टिकल हीलियम का अल्फा पार्टिकल यानी वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। जैसे प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर, तो उसी तरह से अल्फा पार्टिकल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन वो 4 गुना हेवी है लगभग, किसके? प्रोटॉन के। और वो इक्विवेलेंट टू द हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस के इक्विवेलेंट है। अब बताओ, हीलियम, हीलियम बोलने के बाद एटॉमिक मास नंबर 4 एंड एटॉमिक नंबर 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स, 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन, कुल मिलाकर 4, एटॉमिक नंबर 2। तो प्रोटॉन की नंबर 2 है तो इलेक्ट्रॉन भी 2 रिवॉल्व हो रहे। अब बाय द वे केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स है वहां। बाय द वे ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर निकाल दिए फर्स्ट ऑर्बिट में ही घूमने वाले, तो बची हुई ऑर्बिट तो है ही नहीं। मतलब हीलियम, ये न्यूक्लियस हैविंग 2 प्रोटॉन्स and 2 neutrons, and here the electrons revolving in this। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर निकाल दिए तो ये बचा हुआ पार्ट यानी क्या रहेगा? हीलियम का न्यूक्लियस, एंड इट इज नथिंग बट अल्फा पार्टिकल। दैट्स व्हाई इट इज सेड नेचुरली
दो प्रोटॉन होने के कारण दो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर है और दो न्यूट्रॉन, कुल मिलाकर एटॉमिक मास उसका 4 रहेगा और चार्ज दो प्रोटॉन का चार्ज रहेगा। दैट इज नथिंग बट दैट पार्टिकल, सच ए पार्टिकल इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। इसका मतलब ये नहीं कि उस अल्फा पार्टिकल में ये 4 पार्टिकल्स है, ऐसा नहीं। दो प्रोटॉन का और दो न्यूट्रॉन का कुल मिलाकर मास जितना होता है उतना मास उस पार्टिकल का है, दैट इज अल्फा पार्टिकल। और दो प्रोटॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है उतना चार्ज उसके ऊपर है। हीलियम न्यूक्लियस जिस नेचर का है उसी नेचर का अल्फा पार्टिकल है। मैं फिर से बता रहा हूं, अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम न्यूक्लियस के इक्विवेलेंट है। इट डजंट मीन दैट इट इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस अगर बोले तो क्या होगा, उस न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स, कुल मिलाकर 4 पार्टिकल्स। मतलब अगर इमेजिन करो हीलियम न्यूक्लियस को अगर अपन तोड़ देते तो वहां से 4 पार्टिकल्स निकलेंगे। इट डजंट हैपन इन केस ऑफ द अल्फा पार्टिकल। ऐसा नहीं होता कि अल्फा पार्टिकल को तोड़ दिए तो ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। वो इंडिविजुअल पार्टिकल है, दैट इज अल्फा पार्टिकल। लेकिन मुझे क्या बता रहा है कि इसके ऊपर जितना चार्ज है वो चार्ज हीलियम न्यूक्लियस के ऊपर रहने वाले चार्ज के बराबर है और इसका मास जितना है उतना मास यानी हीलियम न्यूक्लियस के मास के बराबर है। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट अल्फा पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू द हीलियम न्यूक्लियस। एनीवे, ये अल्फा पार्टिकल कहां से निकलता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस से अपने आप बाहर निकलता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी हेवी एलिमेंट, यूरेनियम के बाद अपने पीरियोडिक टेबल में यूरेनियम के बाद आने वाले एलिमेंट्स लगभग, तो उनसे ये अल्फा पार्टिकल बाहर निकलते हैं। इन अल्फा पार्टिकल की स्टडी कर रहा था कौन? रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। कहां से निकल रहे थे ये अल्फा पार्टिकल? न्यूक्लियस से। किसके? हेवी एलिमेंट के न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकल रहे थे और उन निकलने वाले अल्फा पार्टिकल की वो स्टडी कर रहा था, उनके ऊपर प्रोजेक्ट वर्क कर रहा था वो। फिर उसने ये सोचा कि क्यों न हो ऐसा कि इन अल्फा पार्टिकल, निकलने वाले अल्फा पार्टिकल्स वैसे भी तो ये हाईली एनर्जेटिक है, तो ये अल्फा पार्टिकल्स को क्या किया जाए कि एक्चुअली थॉमसन ने जो एटम के बारे में बताया था तो उसको एडवांस सही में वो वही बात है या नहीं ये देखने के लिए, मतलब एटम की स्ट्रक्चर क्या है ये देखने के लिए उनको यूटिलाइज करना चाहा उसने। व्हाट ही प्रपोज्ड, क्या डिसाइड किया उसने कि व्हाइल वर्किंग ऑन अल्फा पार्टिकल्स इमिटेड फ्रॉम द ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट्स, दैट इज हेवी एलिमेंट्स, he suggested that these alpha particles can be utilized to study the structure of atoms। ऐसा सोचा उसने और बाद में उसके दिमाग में आया कि इन अल्फा पार्टिकल्स को एक मेटल के सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करेंगे और इंसिडेंट होने के बाद वहां से क्या क्या अपने को कंक्लूजन मिलते हैं, मतलब वो अल्फा पार्टिकल्स कौन सी डायरेक्शन में जाते हैं और वहां से क्या मिल सकता है, इसके बारे में उसने एक एक्सपेरिमेंट सजेस्ट किया। किसको सजेस्ट किया? गाँव वालों को नहीं, बल्कि उसके जो कलीग्स थे, उसके लैब में काम करने वाले जो वर्कर्स थे, वर्कर्स इन द सेंस उसके एसोसिएट्स, मददगार, वो भी साइंटिस्ट ही थे लगभग, तो उनको सजेस्ट किया। क्या नाम था उनका? जिगर एंड मार्सडन। ये दो साइंटिस्ट, इनको बताया, ये जस्ट लाइक रदरफोर्ड के दो एसोसिएट्स थे यानी लैब में काम करने वाले, तो इनको ये बताया कि तुम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो। कौन सा?
कि जो अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से निकल रहे हैं, मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, तो इन अल्फा पार्टिकल्स को किसी मेटल के सरफेस पर इंसिडेंट करो और फिर वहां से क्या मिलता है वो देखो। ही सजेस्टेड दिस एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट का नाम था स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। फ्रॉम एटम, एक्सपेरिमेंट का नाम। ये एक्सपेरिमेंट इन दोनों ने कितना दिन तक किए होंगे? लगभग 5 साल। हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते केवल 5 मिनट में, लेकिन इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए 5 साल तक। इन द ईयर ऑफ 1908 to 1913, in between these 2 years, in between this duration, they performed the experiment, that is scattering of alpha particles. क्या था इस एक्सपेरिमेंट में? दैट वी हैव टू सी। क्या परफॉर्म किए इन्होंने, क्या ऑब्जर्व हुआ, और बाद में ये ऑब्जर्वेशन जो बताए गए थे, रदरफोर्ड को बताया इन्होंने दोनों ऑब्जर्वेशन, दोनों ने जो भी ऑब्जर्व हुआ, और वो ऑब्जर्वेशंस को इंटरप्रिट किया। किसने? रदरफोर्ड ने। तो सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट क्या था वो देखते, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो इसमें सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल का सोर्स लेना पड़ेगा, मतलब जहां से अल्फा पार्टिकल्स मिलते हैं वो, तो वो सोर्स अज्यूम करो इस टाइप का कुछ, यहाँ मतलब ये बॉक्स, और इसमें रहेंगे अल्फा पार्टिकल्स, सॉरी दैट रेडियो एक्टिव एलिमेंट, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा जाएगा जहां से अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे। ये निकलने वाले अल्फा, सो दिस इज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये निकलने वाले अल्फा पार्टिकल्स यहां से कैविटी से निकलते हुए ये डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब फैलते हुए जाएंगे, जिसे अपन ये टॉर्च लगाते हैं और टॉर्च का बीम ऐसा फैलते हुए जाता है, तो यहां से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल्स भी फैलते हुए जाएंगे, लेकिन उनको कॉलिमेट करना है, फोकस करना है, बीम एकदम नैरो बनाना है। तो इसके लिए यहाँ कुछ लीड ब्लॉक्स रखे गए, these are the lead blocks, ताकि निकलने वाले अल्फा पार्टिकल सीधे आ जाएंगे इस तरह से फोकस बीम, और फिर यहाँ गोल्ड फॉइल। रदरफोर्ड ने जिस मेटल के सरफेस पर यह अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करने के लिए प्रपोज किया, वो मेटल कौन था, क्या था? तो दैट वाज नथिंग बट गोल्ड। पहले के जमाने में सस्ता हुआ करता था, तो वो गोल्ड। गोल्ड की एक थिन शीट, दैट इज कॉल्ड गोल्ड फॉइल। ये गोल्ड फॉइल। तो यहां अल्फा पार्टिकल का ये बीम, दिस आर द लीड ब्लॉक्स, दिस इज गोल्ड फॉइल। और इसके ऊपर जो अल्फा पार्टिकल का बीम इंसिडेंट होने के बाद कौन कौन सी डायरेक्शन में चला जाएगा? स्कैटर होना इन द सेंस, जैसे मान लीजिए अपन ने एक पत्थर दूसरे पत्थर की तरफ फोकस करते हुए मारने की कोशिश की है, तो वो उसके ऊपर कोलाइड होने के बाद वो कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है,
रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो करते हुए आएगा ये जरूरी नहीं है। मतलब इंसिडेंट होने के बाद कोई भी डायरेक्शन में जाना, दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड स्कैटरिंग। कोई भी डायरेक्शन में, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे यहां मैं ये बताता हूं, ये सरफेस, और इस सरफेस के ऊपर अगर, और ये निकाला मैंने इस सरफेस को नॉर्मल, सरफेस निकाला परपेंडिकुलर, वर्टिकल, तो नॉर्मल रहेगी हॉरिजॉन्टल। अब इसके ऊपर अगर मान लीजिए लाइट इंसिडेंट की है ये, और ये मिरर है, तो जितना एंगल इस नॉर्मल के साथ इस इंसिडेंट रे ने बनाया, उतना ही एंगल जब बनाकर वापस आएगा इधर, तो इस फेनोमेनन को कहा जाता है रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन हुआ। वॉट एवर इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस आर, सेम इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, तभी केवल हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन फेनोमेनन हो गए। लेकिन अगर बाय द वे, अगर तो यही डायरेक्शन में हमने एक पत्थर मार दिया समझो ये, और वो पत्थर ये डायरेक्शन में न जाते हुए इधर कहीं गया ये, तो वो स्कैटर्ड हुआ ऐसा कहा जाता है। मतलब कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है, वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। इतना ही नहीं तो जितना एंगल बनाकर इंसिडेंट हुआ उतना एंगल से वो वापस भी आ सकता है, या फिर ये भी डायरेक्शन में आ सकता है। तो इन एनी पॉसिबल डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड स्कैटर्ड। तो इस तरह से ये स्कैटर्ड। तो इसी तरह से ये जो अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल के ऊपर इंसिडेंट होने के बाद वो अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड हुए थे, वो स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स को कौन सी डायरेक्शन में कितने स्कैटर्ड हुए ये देखने के लिए उसने डिटेक्टर लगाया। डिटेक्टर वाज नथिंग बट ए स्फीयर इन दिस वे, ये एक होलो स्फीयर समझो, और इस ग्लास का, कांच का, और इस होलोस्फीयर के अंदर के साइड से जिंक सल्फाइड नाम का मटेरियल का लेयर दिया। अंदर के साइड से मतलब ये इनसाइड, जेडएनएस। इससे क्या होगा, और बाद में अच्छा, अब इस मतलब ये जो कांच का होलोस्फीयर था, तो उसके अंदर के साइड से लेयर दिया गया जिंक सल्फाइड का। इसकी यूटिलिटी क्या, तो अल्फा पार्टिकल्स अगर मान लीजिए यहां से निकल जाते हैं और इधर कोलाइड होते हैं, या इधर डायरेक्शन में जाते हैं, या इधर डायरेक्शन में जाते हैं, तो फिर क्या होगा, इस होलोस्फीयर के अंदर के साइड पर क्या होगा, कोलाइड होंगे। अब बताओ, जब एक पत्थर दूसरे पत्थर के ऊपर कभी कभी हम मारते, कभी मारते, तो कभी कभी वहां से लाइट निकलता है। सिमिलर फेनोमेनन एलईडी या एलसीडी टीवी आने के पहले जो बड़ी बॉक्स वाली टीवी रहा करती थी, उसमें क्या हुआ करता था, जो स्क्रीन था जिसके ऊपर हम पिक्चर देखते थे, मतलब जो कांच था, तो कांच के बैक साइड से, अंदर की साइड से एक ऐसा ही कुछ लेयर दिया जाता था। तुम देखो, अदरवाइज वो टीवी के अंदर, वो तो स्क्रीन पूरा कांच का है। अब बताओ मुझे, कांच का स्क्रीन है तो उसके अंदर का पार्ट, मतलब वहां जो जितनी भी सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, जितने भी ऑपरेटर्स है, वो दिखते हैं क्या तुमको? नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि वो कांच को अंदर की डायरेक्शन में, मतलब अंदर की साइड से क्या किया गया, लेयर दिया गया। वो लेयर ऐसे ही जिंक सल्फाइड का। अब उस लेयर की यूटिलिटी क्या है, क्या यूज है? तो अंदर का नहीं दिखना चाहिए? नहीं, जो पिक्चर बनना चाहिए वो पिक्चर। अब वो पिक्चर कैसे बनता था कि इधर एक बैक साइड में एक कैथोड रे ट्यूब, मतलब जहां से कैथोड रे पार्टिकल्स निकलते थे। कैथोड रे कल देखे अपन, कैथोड रे पार्टिकल्स यानी वो कैथोड रेज में रहने वाले पार्टिकल्स, यानी क्या, कौन से रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो वो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर कोलाइड होते थे। मैं टीवी की बात कर रहा हूं। हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड होते थे, और वो कोलिजन के कारण वहां लाइट का स्पॉट तैयार होता था। फिर वो लाइट के स्पॉट के कारण जैसे भी स्पॉट तैयार हुआ, वो इमेज बनती थी, और वो पिक्चर अपन आगे से देखते थे।
तो उसी तरह से ये जो अल्फा पार्टिकल, अब वहां क्या था, वेरी लार्ज नंबर ऑफ अल्फा सॉरी cathode ray particles were there. In this case, alpha particles are there here. Alpha particles are collided on the gold pipe, and after scattering those alpha particles, some of the alpha particles may go in this direction, some of the alpha particles may go in this direction, some of the particles may go in this direction, and so on. तो कौन सी डायरेक्शन में कितने अल्फा पार्टिकल्स चले गए, ये देखने के लिए यहां जिंक सल्फाइड का लेयर देने के बाद यहां माइक्रोस्कोप लगाया गया। अब ये माइक्रोस्कोप से क्या दिखेगा, जैसे मान लीजिए एक अल्फा पार्टिकल यहां ये डायरेक्शन में आया, इस डायरेक्शन में आया, तो दो अल्फा पार्टिकल्स इस जिंक सल्फाइड के ऊपर कोलाइड होने के कारण वहां से सिंटिलेशन निर्माण होगा, मतलब जस्ट थोड़ा सा लाइट तैयार होगा, जो लाइट तुम्हारी नेकेड आई से दिखेगा नहीं। इसलिए उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप लगाया गया। दिस माइक्रोस्कोप कैन बी मूव्ड अलोंग दिस सर्कुलर पाथ, पूरे सर्कुलर पाथ पर मूव किया जा सकेगा, दिस इज नथिंग बट द माइक्रोस्कोप। यानी अगर इधर अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर होने वाले अल्फा पार्टिकल्स कितने हैं ये देखना है तो इधर मूव करेंगे, इधर आने वाले अल्फा पार्टिकल्स देखना है तो इधर मूव करेंगे इस माइक्रोस्कोप को। तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम एंड दिस एंटायर अरेंजमेंट वाज एनक्लोज्ड इन द इवैक्यूएटेड चेंबर। सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट। मतलब रुदरफोर्ड ने इन दोनों को जो एक्सपेरिमेंट बताया तो वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में ये बातें थी। क्या क्या थी, एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट वाज केप्ट हियर, जहां से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, निकलने वाले अल्फा पार्टिकल्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जा सकते थे, लेकिन उनको कॉलिमेट करने के लिए, फोकस करने के लिए यहाँ लीड ब्लॉक्स लगाए, ताकि यहाँ से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल्स का कॉलिमेटेड बीम यहाँ चला गया। बाद में यहाँ गोल्ड फॉइल, इन दो ब्लॉक्स के बीच में ऐसा गोल्ड का पतरा, जिसके ऊपर ये अल्फा पार्टिकल्स कोलाइड हो गए। कोलाइड होने के बाद अल्फा पार्टिकल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ये डायरेक्शन में, कुछ अल्फा पार्टिकल्स कोई भी डायरेक्शन में, रैंडम। अब कौन से डायरेक्शन में कितने गए ये बाद में देखते, लेकिन ये अल्फा पार्टिकल्स जाने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में गए और वो अपना इंप्रेशन, जैसे मान लीजिए यहाँ आए, यहाँ 10 पार्टिकल्स आए, तो ये 10 पार्टिकल्स आए तो यहाँ क्या निर्माण करेंगे, अपना इंप्रेशन निर्माण करेंगे, लिटिल बिट लाइट दिखाएंगे, वहां देंगे। तो वो सिंटिलेशन देखने के लिए इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स ने बनाया हुआ सिंटिलेशन देखने के लिए ये माइक्रोस्कोप इधर मूव किया जाएगा। सो हियर दिस इज द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप अलॉन्ग विद दिस स्क्रीन इज कॉल्ड डिटेक्टर। डिटेक्ट करेगा वो, यानी डिटेक्टर में क्या क्या बातें आ गई, दिस इज द स्क्रीन ऑफ जिंक सल्फाइड एंड दिस द माइक्रोस्कोप। सो बोथ दिस फॉर डिटेक्टर। अब प्रोसीजर क्या किए, दिस वाज द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। प्रोसीजर क्या किए, तो नेचुरली when this alpha particle, collimated beam of alpha particle was incident upon this, so most of the मतलब it was incident on the gold foil and the scintillation produced by the alpha particle was observed by means of the microscope. This was the procedure. क्या प्रोसीजर थी, सोर्स से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल के बीम को क्या किया गया, कॉलिमेट किया गया, and that those alpha particles were incident on the gold foil. After the scattering from the gold foil, the scintillation produced by the alpha particle on the screen was detected by the microscope. अब ऑब्जर्व क्या हुआ वो ऑब्जर्वेशन देखते हैं। पहले तो एक बात ऑब्जर्व हो गई, ऑलमोस्ट ऑल अल्फा पार्टिकल्स वेयर
पास्ट विदाउट एनी डेविएशन, मतलब यहां से निकलने वाले लगभग पूरे अल्फा पार्टिकल्स पास हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल यहां से 10,000 अल्फा पार्टिकल्स निकले, 10,000, और इसके ऊपर इंसिडेंट हो गए 10,000 अल्फा पार्टिकल्स, तो उनमें से केवल 14 अल्फा पार्टिकल्स कोई अलग डायरेक्शन में गए होंगे। बचे हुए 9,986 पूरे अल्फा पार्टिकल्स विदाउट डेविएशन चले गए। अब देखो 10,000 अल्फा पार्टिकल्स में से केवल 14 अल्फा पार्टिकल्स अलग डायरेक्शन में चले गए, और लगभग पूरे 14, 10,000 में से 14 नहीं के बराबर, तो ऑलमोस्ट ऑल द अल्फा पार्टिकल्स वेर पास्ड विदाउट अनडेविएशन, सीधा चले गए। फिर कितने बचे? आउट ऑफ 10,000 14, मतलब 0.14%। What about almost all? First observation, almost all alpha particles passed without undeviation, मतलब कहीं पे भी डेविएट न होते हुए, कोई भी डायरेक्शन में न जाते हुए, ओरिजिनल जो डायरेक्शन थी वही डायरेक्शन में चले गए। कितने? ऑलमोस्ट ऑल। फिर only 0.14% of the alpha particle were deflected, were scattered by making an angle more than 1 degree, यानी 1 डिग्री। देखो ये ओरिजिनल डायरेक्शन अल्फा पार्टिकल की रे की, तो इस ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ 1 डिग्री का एंगल या मोर देन 1 डिग्री का एंगल बनाकर जाने वाले अल्फा पार्टिकल्स कितने थे? केवल 0.14%। मतलब कुल मिलाकर 10,000 अल्फा पार्टिकल्स अगर यहां इंसिडेंट हो गए, तो उनमें से 9,986 अल्फा पार्टिकल्स विदाउट अनडेविएशन चले जाएंगे। मतलब यहां अगर मान लीजिए माइक्रोस्कोप है, तो यहां पूरे पार्टिकल्स आने के कारण यहां बहुत बड़ा लाइट स्पॉट दिखेगा, तो पूरे पार्टिकल्स यहां है। लेकिन बचे हुए केवल 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, दे वेर डेविएटेड विद द एंगल मोर देन 1 डिग्री, यानी मोर देन 1 डिग्री एंगल से डेविएट होने वाले अल्फा पार्टिकल की नंबर कितनी थी? तो 0.14, मोर देन 1 डिग्री एंगल। टेक्स्ट बुक में थोड़ी मिस्टेक हुई है, जहां 0.1 डिग्री दिया गया, इनफैक्ट इट इज तो 1 डिग्री। मोर देन 1 डिग्री एंगल होते हुए 0.14% अल्फा पार्टिकल। अब इनमें से भी, अब बताओ मुझे, 10,000 पार्टिकल्स में से केवल 14 पार्टिकल्स, और 14 पार्टिकल्स में से भी एक आध पार्टिकल, ऐसा समझो, यानी आउट ऑफ 8,000 अल्फा पार्टिकल्स, ओनली वन आउट ऑफ 8,000 अल्फा पार्टिकल्स, 8,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक आध अल्फा पार्टिकल क्या हुआ? अराउंड 90 डिग्री एंगल से डेविएट हुआ। मतलब 90 डिग्री एंगल यानी ये सीधा इधर, तो 90 डिग्री एंगल से इधर आने वाले अल्फा पार्टिकल्स कितने? तो आउट ऑफ 8,001 एक आध अल्फा पार्टिकल ये डायरेक्शन में आ गए। आगे अब तुम कैलकुलेशन लगाओ, 8,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक आध अल्फा पार्टिकल ये डायरेक्शन में आया, मतलब 80,000 अल्फा पार्टिकल्स अगर इंसिडेंट करते, तो 10 अल्फा पार्टिकल्स ये डायरेक्शन में आएंगे। अब ये डायरेक्शन में आए, ये कहां से पता चला? माइक्रोस्कोप इधर मूव करेंगे, यहां लगाए, और अगर यहां 10 पार्टिकल का सिंटलेशन तैयार हुआ, तो 10 पार्टिकल्स आ गए, ऐसे बोलेंगे। तो 8,000 में से 1 अल्फा पार्टिकल, तो 80,000 अगर लेते, तो 10 अल्फा पार्टिकल्स इधर आएंगे, अराउंड 90 डिग्री एंगल से स्कैटर होने वाले, और उसमें से भी एक आध अल्फा पार्टिकल रिबाउंड हुआ। ये 10 में से
यानी आउट ऑफ 80,000 लेते तो उसमें 10 पार्टिकल्स आएंगे और 10 पार्टिकल्स में से एक आध अल्फा पार्टिकल ऐसा रिबाउंड हुआ, वापस आया। ये जो ऑब्जर्वेशंस हो गए, मिले, उन्होंने ऑब्जर्व किए, किसने? जिगर एंड मार्सडेन ने। ये जो ऑब्जर्वेशंस किए, इन ऑब्जर्वेशंस को बताए उन्होंने, किसको? अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। फिर रदरफोर्ड ने क्या किया? कंक्लूजन निकाला, सोचा ऐसा क्यों हुआ होगा, और जो कंक्लूजन निकाला तो दैट बिकम्स रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अब बताओ मुझे, 5 साल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किसने किए? जिगर एंड मार्सडेन। ऑब्जर्वेशंस किसने लिए? जिगर एंड मार्सडेन। जो ऑब्जर्वेशंस मिले वो ऑब्जर्वेशंस बताए, उनको इंटरप्रिट करने नहीं आया, यही तो प्रॉब्लम था। इंटरप्रिट किसने किया? ऑब्जर्वेशंस। ये ऑब्जर्वेशंस मिले, क्या ऑब्जर्वेशन मिला? पहला ऑब्जर्वेशन, ऑलमोस्ट ऑल द अल्फा पार्टिकल्स वेर पास्ड विदाउट अनडेविएशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन, only 0.14% of the alpha particles were scattered with the angle more than 1 degree. उसमें से भी out of 8,000 but hardly one alpha particle will be passed, will be deviated with the angle of more than 90 degree, and very few, that is out of say 10 alpha particles, 1 alpha particle will be scattered in this direction. ये जो कैलकुलेशन मैं बता रहा हूं आपको, ये कैसा है ये समझा? कि मैं क्या बता रहा हूं कि अगर कुल मिलाकर 10,000 अल्फा पार्टिकल्स अगर इंसिडेंट किए तो जिसमें से केवल 14 अल्फा पार्टिकल्स ओरिजिनल डायरेक्शन में न जाते हुए कोई भी डायरेक्शन में चले जाएंगे, मोर देन 1 डिग्री का एंगल बनाकर। 10,000 में से 14, तो दैट इज कॉल्ड 0.14% of alpha particle were passed without with the angle more than 1 degree. बाद में अगर 8,000 अल्फा पार्टिकल्स आते तो हार्डली 8,000 में से हार्डली एक आध अल्फा पार्टिकल ऐसा रहेगा जो मोर देन 90 डिग्री एंगल से क्या होगा? स्कैटर्ड हो जाएगा। और तो इस हिसाब से, इस कैलकुलेशन के अनुसार मोर देन 90 डिग्री एंगल, इस कैलकुलेशन के अनुसार अगर 80,000 अल्फा पार्टिकल्स इंसिडेंट किए तो 10 अल्फा पार्टिकल्स 90 डिग्री एंगल से स्कैटर हो जाएंगे और मोर देन 90 डिग्री से भी हो सकेंगे, और उनमें से 10 में से हार्डली एक आध अल्फा पार्टिकल रिबाउंड होगा। सो दिस वेर द ऑब्जर्वेशंस। ये ऑब्जर्वेशंस बताए गए और कंक्लूजन निकाला, किसने? रदरफोर्ड ने। क्या कंक्लूजन निकाला उसने? कि एक आध अल्फा पार्टिकल जो वापस आया उसके तरफ फोकस किया उसने ज्यादा। क्यों आया होगा? तो वो सोचने लगा कि अगर ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो जा रहा इधर और उसको भेजा जा रहा वापस, इसका मतलब यहां कोई तो भी एक आध पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होगा जिसके ऊपर यहां इंसिडेंट हुआ, वो पॉजिटिव चार्ज होगा, और वो पॉजिटिव चार्ज, यहां रहने वाला पॉजिटिव चार्ज इन जाने वाले अल्फा पार्टिकल के ऊपर क्या करता होगा? रिपल्सन का फोर्स, स्ट्रॉन्ग रिपल्सन का फोर्स निर्माण करता होगा, धकेल रहा होगा, इसलिए उसको वापस भेजा गया। ऐसा उसने कंक्लूजन निकाला। और वो स्ट्रॉन्ग रिपल्सन का फोर्स निर्माण करने वाला कौन था? तो न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस का साइज, न्यूक्लियस का मास उसने मेजर किया by studying the trajectory of the path। मतलब वो जो पाथ था, स्कैटर्ड पाथ था, उनकी ट्रेजेक्टरी को गिन लिया और कैलकुलेशन करके वो कैलकुलेट कर लिया उस न्यूक्लियस के बारे में। एंड इट वाज कैलकुलेटेड दैट size of the nucleus is of the order of 10 to the power minus 15 meter to 10 to the power minus 14 meter। मतलब उसकी रेडियस, साइज यानी रेडियस, उस न्यूक्लियस की उसने कैलकुलेट किया 10 to the power minus 15 to 10 to the power minus 14 इस रेंज में।
जो कि एटम का साइज रहता है, ये न्यूक्लियस का साइज, जबकि एटम का साइज रहता है, एटम की रेडियस रहती है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर। कहने का मतलब एटम के साइज के कंपैरिजन में, एटम की रेडियस के कंपैरिजन में न्यूक्लियस की रेडियस 10,000 टाइम्स स्मॉलर है। मच नो, नॉट 10,000, 1 लाख टाइम्स स्मॉलर है। एटम की रेडियस के कंपैरिजन में न्यूक्लियस की रेडियस 1 लाख टाइम्स स्मॉलर है। इतना छोटा न्यूक्लियस है, उसने की मेजर कर लिया। इतना मेजरमेंट करने के बाद और जो कंक्लूजन निकाले, तो वो कंक्लूजन यानी रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बन गया। अब बताओ मुझे, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने किया? ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा तुमको, कौन डिस्कवर किया? तो दैट वाज रुदरफोर्ड। अब रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पोस्टुलेट्स। पहला पोस्टुलेट क्या कहता है वो रुदरफोर्ड? Atom consists of a tiny, very small, heavy, positively charged central core। यानी ये अगर एटम दिए तो एटम के सेंटर पे ये वेरी स्मॉल, एटम के साइज के कंपैरिजन में, क्योंकि 1 लाख टाइम्स स्मॉल, तो वेरी स्मॉल, टाइनी, massive, very heavy और पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल कोर होता है। सेंटर पे कोर होता है, मतलब सेंट्रल कोर होता है, एंड दैट वाज कॉल्ड न्यूक्लियस। सो एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल कोर, हेवी, positively charged central core, called as nucleus। न्यूक्लियस के बारे में और बताया उसने। न्यूक्लियस के ऊपर एटम का जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियस में रहता है, ऐसा कहा। और एटम का जितना मास है उसमें से लगभग पूरा मास उस न्यूक्लियस में ही रहता है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है वो? अच्छा, ये बोलने के लिए वजह क्या थी? एटम के अंदर हेवी पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल कोर होता होगा करके, क्योंकि उस जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और ये बताया कि एक आध अल्फा पार्टिकल ऐसे स्कैटर वापस आया, तो उसके बारे में उसने फोकस किया कि ये तभी पॉसिबल है कि यहाँ कोई तो भी सेंटर पे, मतलब एटम के सेंटर पे कोई तो भी पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए और हेवी होना चाहिए, काफी हेवी होना चाहिए और काफी पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए ये। इसलिए उसने बताया कि एटम के सेंटर में एक सेंट्रल कोर रहता है जो पॉजिटिवली चार्ज रहता है, और उसको नाम दिया उसने न्यूक्लियस। फिर इस न्यूक्लियस के बारे में बताया क्या है न्यूक्लियस हो। तो न्यूक्लियस पे उस एटम के अंदर जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एटम का जितना पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा पॉजिटिव चार्ज वो न्यूक्लियस पर रहता है। सो व्हाट ही सेज, न्यूक्लियस हैज ऑल पॉजिटिव चार्ज, मतलब all the positive charge of atom is possessed by nucleus, and almost all mass, all positive charge, किसका? सभी पॉजिटिव चार्ज, किसी एटम का जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो पूरा कहाँ रहता है? न्यूक्लियस पर। ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट ऑल मास इज कन्फाइंड इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर रहेगा। थर्ड, फिर थॉमसन ने जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऐसा बताया था, तो वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं? तो व्हाट डज दिस रुदरफोर्ड से,
These electrons revolve around the nucleus in circular orbit. This nucleus is surrounded. This nucleus is surrounded by the electrons, and these electrons are revolving. थॉमसन ने बताया था कि these electrons are embedded. They are at rest. और जबकि पूरे एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसा बोला था। रदरफोर्ड क्या कहता है? पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे होता है केवल, क्योंकि वो न्यूक्लियस पर होता है, और इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं? सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, ऐसा कहा था। सो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट। And this nucleus is surrounded by the negatively charged electrons, and these electrons revolve around the nucleus in circular orbits. और आगे ये कहता है जितना भी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पर होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है। उस एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर कुल मिलाकर जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज वो न्यूक्लियस के ऊपर होता है। दैट्स व्हाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये भी सच है। लास्टली इलेक्ट्रिकली ओके, अब देखो यहां न्यूक्लियस का साइज उसने बताया कि लगभग 10⁻⁻15 मीटर टू 10⁻14 मीटर इतनी रेडियस, और एटम का साइज उन दिनों में मालूम था 10⁻10 मीटर रेडियस। मतलब इस रेडियस के कंपैरिजन में ये रेडियस 1 लाख टाइम्स यानी 10⁵ टाइम्स स्मॉलर है। मतलब एटम इतना बड़ा तो न्यूक्लियस इतना छोटा। ये तो बहुत बड़ा बताया मैंने न्यूक्लियस। एटम अगर इस बोर्ड के ऊपर इतना बड़ा सर्कल निकाला तो न्यूक्लियस इतना छोटा होगा। मतलब ये बोर्ड पर जितना भी सर्कल अकोमोडेट हो सकता है उतना अगर एटम अज्यूम किया उतना साइज का उतने रेडियस का, तो न्यूक्लियस ये साइज का रहेगा। कैन यू सी दिस वन? ये साइज का न्यूक्लियस रहेगा एक्चुअली। फिर आप बताओ न्यूक्लियस और इसके अराउंड घूमने वाले एटम्स, तो अभी बताओ ना क्यों अल्फा पार्टिकल्स ऑलमोस्ट ऑल अल्फा पार्टिकल्स पास हुए थे विदाउट डेविएशन? क्यों? तो दैट इज रीजन क्योंकि न्यूक्लियस का साइज नहीं के बराबर और एटम का साइज यानी फिर एटम का साइज किसके कारण इतना बड़ा हुआ? तो इसके अंदर क्या है? ऑर्बिट्स जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे, वो इलेक्ट्रॉन भी उस एटम के है, इसलिए एटम का साइज इतना बड़ा। लेकिन एक न्यूक्लियस और उसके बाद ये ऑर्बिट, तो इन दो जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा, तो ये ऑर्बिट और ये न्यूक्लियस के बीच में वहां रहने वाली जगह क्या है? खाली, पूरा एम्प्टी स्पेस। और उस एम्प्टी स्पेस से पूरे अल्फा पार्टिकल्स निकल जाते हैं। इसलिए उसने कंक्लूजन निकाला कि ऑलमोस्ट ऑल स्पेस ऑफ एटम इज कंप्लीटली वैकेंट। वंस अगेन रिपीटिंग, ये न्यूक्लियस और ये फर्स्ट ऑर्बिट समझो, क्योंकि वैसे भी फर्स्ट ऑर्बिट तो ये निकालनी चाहिए, ये फर्स्ट ऑर्बिट समझो। तो ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, इधर पे सेकंड ऑर्बिट रहेगी एंड सो ऑन, और इतना बड़ा न्यूक्लियस एटम बन जाएगा। तो इस न्यूक्लियस और ये फर्स्ट ऑर्बिट के बीच में ये जगह क्या है? क्या है वहां? एयर, गैस? नहीं, नथिंग। मींस दिस space is completely empty, khali. That's why he says that the almost all the space of the atom is empty. So these are the postulates of Rutherford's atomic model. Rutherford's atomic model. First of all, first postulate: atom consists of a heavy positively charged central core called as nucleus. थॉमसन ने जो बताया था तो वैसा नहीं है,
बल्कि एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। वो न्यूक्लियस कैसा होता है, तो एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज उस न्यूक्लियस के ऊपर होता है और एटम का लगभग पूरा मास भी वहीं पे रहता है। क्यों? एटम का लगभग पूरा मास, एटम में क्या क्या रहेगा, न्यूक्लियस और घूमने वाले इलेक्ट्रॉन। अब तुमको मालूम है, अभी अभी एट प्रेजेंट अपने को यह पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के, एक इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरिजन में लगभग 1800 टाइम्स ज्यादा होता है। तो करने का मतलब एटम के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन जिनका मास इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरिजन में 2000 टाइम्स या 1800 टाइम्स ज्यादा है, तो नेचुरली पूरा मास उस एटम का कहां भरा हुआ है माना जाएगा, इस न्यूक्लियस के अंदर। इसलिए वो बोलता है ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम एंड ऑलमोस्ट ऑल द मास इज कन्फाइंड इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर पूरा मास होता है, पूरा चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, और लगभग पूरा मास भी यही होता है। फिर व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स, दोज वर सजेस्टेड बाय थॉमसन। सो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट। थर्ड, then why the atom is electrically neutral? So he says that total positive charge on the nucleus is equal to total negative charge on the electrons. That's why the atom is electrically neutral. And finally, as almost all the alpha particles were passed without undulation, so this suggests that as the size of the nucleus is negligible as compared to the size of the whole atom, so this represents that almost all the space of the atom is empty. These are the postulates. अब इतना सजेस्ट करने के बाद, न्यूक्लियस का कंसेप्ट आने के बाद, दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और यही से एक्चुअली एटम की स्ट्रक्चर के बारे में शुरुआत हुई। वैसे तो पहले थॉमसन ने बताया था एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते या फिर चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, लेकिन उससे सही बात है उसकी भी, लेकिन उसने जो स्ट्रक्चर बताया था वो स्ट्रक्चर एक्चुअली नहीं है। अभी जो रुदरफोर्ड ने जो स्ट्रक्चर बताया वो स्ट्रक्चर है। इतना है कि रुदरफोर्ड ने ये नहीं बताया कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस के बारे में उसने बताया। चलो, लेकिन इस थ्योरी के मतलब इस एटॉमिक मॉडल के मेन ड्रॉबैक क्या थे, क्योंकि इसका भी एटॉमिक मॉडल बाद में डिस्कार्ड किया गया, रिफ्यूज किया गया। फिर भी क्या वजह थी, क्या ड्रॉबैक्स थे? ड्रॉबैक्स, पहला ड्रॉबैक, रुदरफोर्ड ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। 11th स्टैंडर्ड में अब हमने देखे कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो उसको एक एक्सेलरेशन होता है। चाहे वो घूमने वाला पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से भी जा रहा हो तो भी एक एक्सेलरेशन होता है, जिस एक्सेलरेशन का नाम था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन भी को भी एक्सेलरेशन रहेगा। और उन दिनों में या अभी भी एक थ्योरी, जिस थ्योरी का नाम है क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इस थ्योरी का कहना ऐसा है कि जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज्ड मतलब जिसके ऊपर चार्ज है वो, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में रहेगा तो उस वक्त उसकी एनर्जी कम होते जाएगी। इट मस्ट गो ऑन डिक्रीजिंग, उसकी एनर्जी कम होती जानी चाहिए।
जब रदरफोर्ड ने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहे, तो फिर क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अनुसार, थ्योरी के अनुसार, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन में है तो उसकी एनर्जी भी कम होती जानी चाहिए। फिर एनर्जी कम होने के कारण क्या होना चाहिए, जैसे मान लीजिए यहां से घूमना स्टार्ट किया है, इतनी बड़ी ऑर्बिट थी, लेकिन बाद में एक चक्कर लगाने के बाद या चक्कर लगाते हुए ही वो जब घूम रहा तो एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो एक्सेलरेटेड मोशन में उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, तो एनर्जी कम होने के कारण क्या होगा, ऑर्बिट की रेडियस भी कम कम होती जाएगी। इन दिस वे एनर्जी कम कम, और फाइनली वो इलेक्ट्रॉन कहां गिर जाएगा, न्यूक्लियस पर, by following such type of path. This path is called as spiral path. कछुआ चाप अगरबत्ती, मार्टिन अगरबत्ती, मच्छर वाली रे, तो उसका जो पाथ होता है उस टाइप का पाथ फॉलो करके वो इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर गिर जाएगा, न्यूक्लियस के ऊपर गिरना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि एक समय पर वो इलेक्ट्रॉन अगर यहां दिखा तो थोड़ी समय बाद वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पर दिखना चाहिए। मतलब एटम में वो घूमने वाला इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है, ये पता है अपने को। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में, रदरफोर्ड के अनुसार वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहेगा परमानेंटली, जिस ऑर्बिट में घूम रहा वही ऑर्बिट में घूमते रहेगा। लेकिन रदरफोर्ड का कहना अगर सच मान लिए तो वो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हुए, जबकि वो सर्कुलर मोशन में है, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो एक्सेलरेटेड मोशन में रहने वाला कोई भी चार्ज पार्टिकल क्या करता है, अपनी एनर्जी लॉस करता है, तो फिर इसकी भी एनर्जी लॉस होते जानी चाहिए। और अगर इसकी एनर्जी लॉस होती गई तो इसके सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस भी कम कम होते जानी चाहिए, और फाइनली वो इलेक्ट्रॉन कहां गिरना चाहिए, न्यूक्लियस के ऊपर। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन परमानेंटली सर्कुलर ऑर्बिट में न घूमते हुए स्पाइरल पाथ में आते रहेगा, मतलब एटम अनस्टेबल रहेगा। अनस्टेबल होना चाहिए, ऐसा कंक्लूजन मिलता है। रदरफोर्ड का कहना अगर मान लिए तो क्या कंक्लूजन मिलता है कि घूमने वाला इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रेडिएट करने के कारण, इमिट करने के कारण उसका पाथ की रेडियस कम कम होती जाएगी और वो फाइनली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगा, मतलब वो एटम क्या होगा, अनस्टेबल रहेगा। लेकिन एक्चुअली पाया गया, एक्सपेरिमेंट शो किए कि एटम इज नॉट सच अनस्टेबल, एटम इज स्टेबल, मतलब इलेक्ट्रॉन घूम ही रहे हैं, जिस ऑर्बिट में घूम रहा वही ऑर्बिट में घूमता है वो इलेक्ट्रॉन। रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट डजंट गो ऑन डिक्रीजिंग, कम होते नहीं जाती उस ऑर्बिट की रेडियस, मतलब एटम स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, वाज नॉट एक्सप्लेन बाय रदरफोर्ड। दिस वाज द मेन ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया, व्हाई द एटम इज स्टेबल, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, व्हाई द इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग इन दोज पर्टिकुलर ऑर्बिट, व्हाई द रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट डजंट गो ऑन डिक्रीजिंग, that was not explained by Rutherford. This was the main drawback of Rutherford's atomic model. Second drawback ये था कि अगर बाय द वे इसकी एनर्जी कंटिन्यूअसली कम कम होते गई तो वो एनर्जी जाएगी कहां, तो ऑफ कोर्स वो एनर्जी बाहर निकलते जानी चाहिए। तो बाहर मिलने वाली एनर्जी भी अपने को कंटिन्यूअस मिलनी चाहिए, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते हुए मिलनी चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंट ये शो करते हैं कि वो एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं मिलती बल्कि डिस्क्रीट मिलती है। अब कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, इसका एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं। अभी इन दिनों में जब भी बारिश होती है, जोर से बारिश हुई तो अपने टेरेस से पानी जब गिरता है पाइप के जरिए से, तो वो पूरी कंटिन्यूअस धार रहती है, बराबर है, पानी गिर रहा लेकिन कंटिन्यूअस गिर रहा। लेकिन बाद में जब बारिश निकल जाती है और बाद में वो टेरेस का पानी नीचे गिरते हुआ एक एक बूंद करके निकलता है, तब भी तो पानी गिर रहा, लेकिन एक एक बूंद करके निकल रहा, तो उसको कहते हैं डिस्क्रीट। नाउ यू हैव गॉट दिस फ्रॉम दिस सिंपल एग्जांपल, यू हैव गॉट व्हाट डू यू मीन बाय द कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट। तो अब
सेकंड ड्रॉबैक के अनुसार सेकंड ड्रॉबैक ये था कि अगर बाय द वे ये इलेक्ट्रॉन स्पाइरल पाथ फॉलो करते हुए ये एनर्जी इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, तो बाहर आने वाली एनर्जी कंटिन्यूअसली बढ़ते जानी चाहिए। बाहर मिलने वाली एनर्जी कंटिन्यूअस होनी चाहिए। कंटिन्यूअसली एनर्जी कम होती जाएगी तो इधर बाहर आने वाली एनर्जी कंटिन्यूअस मिलनी चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंट ये शो करते हैं कि बाहर आने वाली एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं बल्कि डिस्क्रीट रहती है, मतलब एक एक पैकेट करके बाहर आते हैं। व्हाई इट इज सो? ऑफ कोर्स दीज डिटेल्स आर टू बी सीन इन द सेम चैप्टर। लेकिन ऐसा क्यों होता है? व्हाई देयर इज नॉट कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, व्हाई देयर इज डिस्क्रीट, was not explained by Rutherford. Due to these two main drawbacks, Rutherford's atomic model was also discarded. It was also rejected. अब ये रिजेक्ट करने वाला जो भी होगा उसका मॉडल के बाद में है। So that we shall see on tomorrow.